हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में हमने क्या क्या पढ़ लिया? समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था, आयत के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम वर्ग यानी कि स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबकी प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सेम होती हैं, बस थोड़े से चेंज होते हैं। तो वो क्या चेंज होंगे उसके बारे में ही दोस्तों हम जानें। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बात ये आती है कि आखिर वर्ग होता क्या है। जैसे दोस्तों मैंने एक आकृति बनाई है, ए बी सी डी। ये दोस्तों हमारी एक आकृति है। अब अगर आप इसमें गौर करें, ये वाली भुजा ए बी सी डी डी है। अगर ये चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, मान लेते हैं ए बी का मान ए है, बी सी का मान ए है, सी डी का मान ए है और डी ए का मान ए है। ठीक है, तो ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, साथ ही साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, साथ ही साथ प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। ऐसी आकृति हमारी कहलाती है वर्ग। ठीक है, आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में दोस्तों, आपने पढ़ा होगा ऐसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक एंगल जो है 90 डिग्री हो, जो शीर्ष से कोण बनते हैं 90 डिग्री हो, तो ऐसी आकृति हमारी कहलाती है स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो ये आकृति दोस्तों हमारी वर्ग हो गई। इसमें क्या होगा? ए बी बी सी सी डी डी ए आपस में दोस्तों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब साथ ही साथ इसमें क्या होता है दोस्तों, विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वर्ग जो होता है उसमें हमारे विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब बी को डी से मिला दिया, ये एक विकर्ण मिल गया, और ए को सी से मिला दिया, ये एक विकर्ण मिल गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद यहाँ पे रखना है, वर्ग जो होता है हमारा स्क्वायर, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे आयत मैंने आपको पढ़ाया था, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ऐसे ही जो हमारा स्क्वायर यानी कि वर्ग होता है, इसके विकर्ण यानी कि डायगोनल ये भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ये वाला जो आप डायगोनल देख रहे हो ए सी, ठीक है, एवं जो डायगोनल आप देख रहे हो ए सी, इसका मान किसके बराबर होगा? दूसरा डायगोनल जो आप देख रहे हो बी डी के बराबर। ठीक है, अब बात ये आती है आखिर विकर्ण बराबर क्यों होते हैं। तो इसका दोस्तों रीज़न ये है, आप कोई सा एक ट्राइंगल ले लें। जैसे आपने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, आपने क्या करा, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, तो इसमें आपकी ये वाली भुजा ए है, ये वाली भुजा ए है। ठीक है, तो जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप ए सी का मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a², यानी कि ए सी का मान कितना आएगा? √2a आएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर आप ये वाला त्रिभुज ले लें, ये वाला, इसमें अगर आप बी डी का मान निकालते हैं, जो कि 90 के सामने की भुजा कर्ण है, तो इसका मान कैसे निकलेगा? अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब आपका a², आधार आपका a², 2a², यानी ए सी का मान आपका आएगा √2a², तो सॉरी बी डी का मान आएगा √2a²। तो यहाँ से बी डी बराबर कितना हो जाएगा? √2a। ठीक है, दोनों बराबर आ रहे हैं, मैं आपको यहाँ निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे ही बता दिया। ठीक है, तो ए सी और बी डी दोनों आपके कितने आते हैं? √2a। जो भुजा मैंने ए मान रखी है, इस हिसाब से मैंने बताया, इन दोनों का मान अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ये वाला ट्रायंगल लेके और ये वाला ट्रायंगल लेके, ठीक है, तो आपका दोनों बार कितना आएगा? √2 आएगा। तो इससे हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हमारा वर्ग होता है, इसके विकर्ण आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि d1 बराबर क्या होता है? ठीक, तो वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, प्रत्येक एंगल जो होता है, शीर्ष पर जो एंगल आपका बनता है वो 90 डिग्री होता है। साथ ही साथ विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? पाइथागोरस आप लगाओगे समझ जाओगे, विकर्ण आपके बराबर। ठीक है, और क्या क्या दोस्तों इसमें बन सकता है? मान लीजिए दोस्तों हमारा ये एक स्क्वायर है, इसको नाम दे दिया हमने ए बी। मान लीजिए दोस्तों ये एक स्क्वायर है। अब मैंने क्या करा, एक डायगोनल ये खींच दिया, ए को सी से मिला दिया,
और एक डायगोनल ये खींच दिया, बी को डी से मिला दिया। तो वर्ग जो हमारा होता है इसके विकर्ण, ठीक है, वर्ग जो हमारा होता है इसके विकर्ण बराबर तो आपके होते ही हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वो भी किस पे, समकोण पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है आपको, ठीक है, मैं नोट करके लिख भी दे रहा हूँ। वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर, वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर क्या होते हैं, समद्विभाजित। वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। अब ये वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित क्यों होते हैं, आइए दोस्तों इस पे जरा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक बात और याद रखनी है, इसी में ही मैं आपको नोट करके लिखवा दे रहा हूं। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, वर्ग के विकर्ण ये आपके एंगल बाइसेक्टर होते हैं, मतलब कोण समद्विभाजक। वर्ग के विकर्ण जो होते हैं एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक होते हैं, मतलब जिस कोण से विकर्ण खींचा गया है ये उसको क्या करता है, दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। अब दोस्तों पहले इसको समझ लेते हैं कि आखिर एंगल बाइसेक्टर क्यों है और ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित क्यों होते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने भी आपको बताया वर्ग क्या होता है, वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसमें प्रत्येक शीर्ष पर आपका एंगल बनता है कितना, 90 डिग्री, यानी कि ये सारे एंगल दोस्तों हमारे क्या हैं, 90 डिग्री हैं। ये वाली भुजा हमने ए मान ली, ये वाली भुजा भी हमने ए मान ली, ये वाली भी भुजा हमने ए मान ली और ये वाली भुजा भी हमने ए मान ली। अब आप मुझे, मैं कोई सा त्रिभुज ले लूँ, जैसे मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। अगर मैं दोस्तों ट्रायंगल ए बी सी की बात करूँ, ठीक है, तो ये वाली भुजा ए और ये वाली भुजा ए, इस ट्रायंगल में ये दो भुजाएं समान हैं और त्रिभुज की हमारी ये प्रॉपर्टी होती है, यानी कि दोस्तों ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं। तो जो ए के सामने कोण बनेगा वही इस वाली भुजा के सामने कोण बनेगा, दोनों कोण बराबर होंगे। और ये 90 है, ये हमको पहले से पता है, इसका मतलब ये वाला एंगल दोस्तों कितना हो जाएगा, 45, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 45 आपका कितना होगा 90 और ये 90, तभी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 होगा। ऐसे ही ऊपर बिल्कुल सेम कंडीशन है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल बराबर होगा, इसका मतलब ये वाला भी हमारा 45 रहेगा और ये वाला भी 45 रहेगा। 45 45 90 90 180 हो जाएगा। सेम कंडीशन दोस्तों हमारी यहाँ आएगी, ये वाला भी एंगल 45, ये वाला भी एंगल 45 और इधर भी ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल 45। तो ये देखो दोस्तों बराबर बराबर एंगल आए, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्ग होता है यानी कि स्क्वायर, इसके शीर्षों से जब हम विकर्ण खींचते हैं तो ये किसका कार्य करते हैं, एंगल बाइसेक्टर का कार्य करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये बराबर बराबर कोणों में इसने क्या कर दिया, जितना भी एंगल था उसको बराबर बराबर दो कोणों में विभाजित कर दिया। तो यही लाइन मैंने लिखी है, वर्ग के विकर्ण जो होते हैं कोण समद्विभाजक यानी कि एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद मैंने एक लाइन और लिखी है, वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, समद्विभाजित होते हैं मतलब बराबर हिस्सों में डिवाइड होते हैं, वो भी किस पर, 90 डिग्री के एंगल पर। आइए इसको समझ लेते हैं दोस्तों। अब आप दोस्तों मुझे ये बताइए, ये वाला एंगल 45 डिग्री, ये वाला एंगल 45 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल 45 डिग्री, ये वाला एंगल 45 डिग्री, तो 45 45 90 हो गया, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री रहेगा। 45 45 90 हो गया, तो इसका मतलब ये वाला भी 90 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल 180 होता है। जब ये दोनों का योगफल 90 हो गया तो ये भी 90 रहेगा, तभी 180 होगा। ऐसे इन दोनों का योगफल 90 हो गया तो ये भी 90 रहेगा, तभी दोनों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। ऐसा ही इधर है, 45 45 हमारा कितना हो गया, 90 हो गया, तो इसका मतलब ये वाला 90 रहना चाहिए, तभी तीनों कोणों का योगफल कितना आएगा, 180। 45 45 ये भी हमारा 90 हो गया, इसका मतलब ये वाला भी दोस्तों हमारा क्या रहेगा, 90। अब दोस्तों मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसको ओ कह दिया, ठीक है,
ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी और ए ओ बी और सी ओ डी, ये दोनों त्रिभुज में देखो ये वाला एंगल 45 इसके बराबर है, ये वाला एंगल 45 इसके बराबर है, और दोस्तों ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो नीचे वाले त्रिभुज के 3 कोण ऊपर वाले त्रिभुज के 3 कोणों के बराबर हो गए। इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल जो है इस वाले ट्राइंगल के क्या हो गया, सर्वांग सम। और जब दो आकृति हमारी सर्वांग सम हो जाती हैं तो उनकी प्रत्येक चीज जो होती है बराबर होती है, एरिया उनका बराबर होता है, संगत भुजाएं उनकी बराबर होती हैं, सब कुछ बराबर होता है। इसका मतलब दोस्तों ये वाली भुजा किसके बराबर आनी चाहिए, इसके बराबर आनी चाहिए, और ये वाली भुजा इसके बराबर आनी चाहिए। जब ये वाली भुजा इसके बराबर आ गई, ये वाली भुजा इसके बराबर आ गई, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि जो हमारा हमने वर्ग बनाया है इसके जो विकर्ण हैं वो क्या हो रहे हैं, समद्विभाजित हो रहे हैं। देखो ये वाला भाग इसके बराबर, ये वाला भाग इसके बराबर है, समद्विभाजित हो रहे हैं। बराबर होने का मतलब ही तो होता है समद्विभाजित हो रहे हैं, तो ये वाले भाग बराबर आ गए, इसका मतलब वर्ग के जो हमारे विकर्ण हैं समद्विभाजित हो रहे हैं। अब समकोण पर समद्विभाजित क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहीं पर ही तो विभाजित हो रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बीच में, तभी तो समद्विभाजित हो रहे हैं। तो यही मैंने लिखा है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको अभी अभी क्या बता दिया, वर्ग हमारी कैसी आकृति होती है, वर्ग हम उस आकृति को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद में वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एंगल बाइसेक्टर का कार्य करते हैं, और क्या बताया मैंने आपको, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, इतना मैंने दोस्तों आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद दोस्तों वही चीज़ें जो आपको मैं पीछे आयत वगैरह में बताते आया हूँ, ठीक है, काम की हैं, पता होनी चाहिए क्योंकि कभी भी इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे दोस्तों मैंने ये एक आकृति बनाई, ठीक है, ये मैंने एक आकृति बना दी और मैंने क्या करा, एक विकर्ण खींच दिया, ए बी सी डी, ये मैंने एक दोस्तों क्या करा, विकर्ण खींच दिया। तो विकर्ण खींचने से क्या होगा, आकृति हमारी दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि जो एरिया नीचे वाले त्रिभुज का होगा वही एरिया ऊपर वाले त्रिभुज का। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, बता भी दिया मैंने, आपको आयत में बताया था, समांतर चतुर्भुज में भी बताया था। अगर आप वर्ग में, ठीक है, एक विकर्ण खींच दें, कोई सा एक विकर्ण खींच दें, तो उससे जो आकृति हमारी दो भागों में डिवाइड होगी उनके एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, सीधा सीधा दोस्तों लॉजिक है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा जो है ये वाली इसके बराबर, ये तो सब आपस में बराबर हैं ही, और ये वाली भुजा कॉमन है, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हो गया सर्वांग सम। जब सर्वांग सम होगा तो इसका मतलब इनकी सभी चीजें बराबर होंगी, संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं तो बराबर पहले से ही हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ये सर्वांग सम हो गए तो इनके एरिया भी दोस्तों क्या होंगे, बराबर। लिख देता हूं मैं यहाँ, वर्ग में एक विकर्ण खींचने पर, वर्ग में एक विकर्ण खींचने पर दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज प्राप्त होते। इस तरीके से इस बात को दोस्तों आप लिख सकते हैं। ऐसे अगर दो विकर्ण खींच दिए जाएं तो फिर क्या होगा दोस्तों, जैसे ये हमारा दोस्तों एक स्क्वायर है, ये हमारा एक स्क्वायर है, हमने क्या करा, एक ये विकर्ण खींच दिया और एक ये विकर्ण खींच दिया, ए बी सी। अब जो आकृति दोस्तों हमारी बटेगी ये चार बराबर भाग क्षेत्रफल वाले भागों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको मैं ओ कह दूं तो ये वाला हिस्सा जो है इसका एरिया 1/4 होगा पूरे का। ठीक है, पूरा जो एरिया है इसका 1/4 होगा। ऐसे ये वाला एरिया है इसका भी 1/4 होगा, ये वाला एरिया इसका 1/4 होगा और ये वाला एरिया इसका भी 1/4 होगा। ठीक है, क्यों होगा,
ऐसे ही दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, हालांकि मैंने आपको बता रखा है। अब ये 1/4 क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों जब मैंने आपको बताया था कि जो वर्ग हमारा होता है स्क्वायर, उसके विकर्ण को जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समकोण वाली बात भूल जाइए, ठीक है, याद हालांकि आपको रखनी है, लेकिन अभी यहाँ समकोण का महत्व नहीं है। वर्ग के विकर्ण जो होते हैं समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, तो इसका मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, किसकी, ए बी सी की, अगर दोस्तों मैं ए बी सी ट्राइंगल की बात करूँ तो ए बी सी में ये वाला भाग जो है इसके बराबर है, जब ये वाला भाग इसके बराबर है तो जब मैं इस बी सिर से इस विकर्ण ए सी पर एक रेखा खींचूंगा तो ये माध्यिका का काम करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि ये वाला भाग इसके बराबर होता है। माध्यिका होती क्या है, माध्यिका क्या होती है, किसी त्रिभुज में आप शीर्ष से कोई एक रेखा खींचें और वो उस आप शीर्ष से किसी रेखा पर एक लंब तरीके की रेखा खींच दे, ठीक है, तो वो अगर उस रेखा को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे तो वो हमारी माध्यिका कहलाती है। और माध्यिका का कार्य क्या होता है ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। माध्यिका जो होती है त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले हिस्सों में डिवाइड कर देती है। अभी मैंने आपको बताया था जब एक विकर्ण खींचते हैं तो आधा क्षेत्रफल इसका होता है, आधा इसका होता है। अब आपने इसमें भी एक माध्यिका डाल दी तो इसका मतलब अब ये वाला हिस्सा आधे का आधा हो जाएगा और ये वाला हिस्सा आधे का आधा हो जाएगा। जब ये वाला हिस्सा आधे का आधा होगा तो आधे का आधा कितना होता है दोस्तों, 1/4 होता है। तो ये वाला हिस्सा 1/4 हो गया, ये वाला हिस्सा 1/4 हो गया। सेम कंडीशन दोस्तों हमारी ऊपर लगेगी, ये वाला हिस्सा 1/4 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 1/4 हो जाएगा। निष्कर्ष हमारा ये निकलता है, वर्ग में जब हम क्या करते हैं, दोनों विकर्णों को खींच देते हैं तो उससे जो हमारी आकृति बनती है वो 4 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक भी मैं देता हूं यहां पर, वर्ग में विकर्णों को खींचने पर, विकर्णों को खींचने पर प्राप्त आकृति, प्राप्त आकृति 4 बराबर क्षेत्रफल वाले, 4 बराबर क्षेत्रफल वाले, 4 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित विभाजित हो जाती है, हो जाती। याद रखना दोस्तों आपको, वर्ग में अगर हम विकर्णों को खींच देते हैं तो उससे जो हमारी आकृति होती है 4 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, चलिए। देखिए तो ये दोस्तों हमारे पास एक स्क्वायर है, इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। मैंने क्या करा, ऐसे ही एक बिंदु ले लिया अंदर, वो बिंदु ले लिया, ठीक। अब क्या करा दोस्तों, हमने यहाँ डी को ओ से मिला दिया, ठीक है, ए को भी हमने क्या करा, ओ से मिला दिया, बी को भी हमने क्या करा, ओ से मिला दिया, और इस तरीके से सी को भी हमने ओ से मिला दिया। आप बिल्कुल नहीं समझेंगे कि ए सी ये विकर्ण है, ठीक है, ये विकर्ण नहीं है, बिंदु ये कहीं भी लिया जा सकता है। अब ऐसा जब हम करते हैं तो ये भी आकृति हमारी 4 मतलब भागों में डिवाइड हो गई, ठीक है। अब क्या करा दोस्तों, हमने इस वाले एरिया को कह दिया A1, इस वाले एरिया को कह दिया A2, इस वाले एरिया को कह दिया A3 और इस वाले एरिया को कह दिया A4, ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं, वर्ग के अंदर कोई बिंदु ले लें अंदर, ठीक है, कहीं पर भी ये बिंदु लिया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये बिंदु आप विकर्ण पर लें, ठीक है, ये बिंदु आप कहीं भी ले सकते हैं। तो बिंदु लेने के बाद में ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला भाग मैंने A1 A2 A3 A4 ये एरियाओं को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है,
A1 प्लस A3 बराबर होता है A2 प्लस A4। कैसे होता है दोस्तों ये मैं आपको समझा चुका हूँ, तसल्ली के लिए आपको एक बार दोबारा से बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इस भाग का एरिया निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों एरिया ऑफ त्रिभुज AOB निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, हाफ इसकी हाइट अगर मैं इसको H1 से कह दूं तो H1 इंटू इसकी क्या, बेस, और बेस इसका ये जो भुजाएं देख रहे हो सब बराबर होंगी, ठीक है, ये मैंने A से कह दिया। ऐसे ही दोस्तों अगर आपको ये A3 वाला एरिया जो है ये चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर भी एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ये आपका S2 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज COD अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, हाफ, ठीक है, बेस इंटू हाइट, बेस तो इसका A रहेगा क्योंकि पर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और हाइट कितनी हो जाएगी S2। अब अगर आप इनको ऐड करो दोस्तों, ठीक है, तो ये एरिया मैंने इसको A1 से लिख के दिखाया है, इसको A2 से लिख के दिखाया है, ठीक, ये हमारा कितना है A1 है और ये हमारा कितना है A2 है। तो दोस्तों अब अगर आप A1 में A2 ऐड कर रहे हो, ठीक है, A2 नहीं है दोस्तों, ये हमारा A3 है। A1 में अगर आप A3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा देखो, दोबारा से लिख देता हूँ दोस्तों। A1 में अगर आप A3 ऐड कर रहे हैं तो हाफ और A ये आपका कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा, H1 प्लस H2, हाफ A ऐसा ही H1 और H2, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट H1, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट H2, H1 और H2 को जोड़ोगे तो ये पूरी पर की एक भुजा हो गई, और वो कितनी होगी A। तो ये दोस्तों कितना आया, हाफ A स्क्वायर, ये आया हाफ A स्क्वायर। पूरा जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है A स्क्वायर होता है, तो हाफ A स्क्वायर क्या होगा, आधे वर्ग का क्षेत्रफल होगा। इसका मतलब A1 और A3 का मान आया है आधे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो जब ये वाला हिस्सा आधा हो गया तो इसका मतलब ये वाला भी हिस्सा आधा होगा, तभी आधे में आधा जोड़ेंगे पूरा आएगा। तो इसलिए A1 और A3 के एरियाओं का जो योगफल होता है वो A2 और A4 के एरियाओं के क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर होता है। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसी में ही दोस्तों हमारी एक कंडीशन क्या बन सकती है, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब दोस्तों मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों इसमें हमारी एक कंडीशन और क्या बन सकती है, देखो ये भी मैंने आपको पीछे बता रखा है, ठीक है। इस आकृति में OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर जो होता है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आयत में भी ऐसा होता है, वर्ग में भी ऐसा होता है। क्यों होता है, आयत वाली वीडियो में आपको ये समझा चुका हूँ डिटेल से, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग में और आयत में ये बिल्कुल सेम कंडीशन है, ठीक है। A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4, यहाँ पर OA स्क्वायर मतलब ये OA स्क्वायर OC स्क्वायर बराबर होगा किसके, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। और क्या क्या दोस्तों हमारा बन सकता है वर्ग में, ये आकृति दोस्तों बड़ी बना लेते हैं। ये दोस्तों सही दिख रहा है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। आकृति दोस्तों मैं बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। हो सकता है आपको गलत लगे लेकिन ये मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये एक वर्ग है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप अगर वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें तो उससे जो आकृति बनेगी वो क्या होगी, ठीक है। चलिए ज़रा इस पर फोकस करते हैं। दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपने क्या करा, इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपने इस तरीके से मिला दिया तो ये आकृति हमारी क्या बनेगी, ठीक है। नाम दे दो इसको कुछ, ये P हो गया,
ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, ठीक है। और जो बड़ा वाला हमारा वर्ग था, A था, B था, C था और D था। अब बताना हमें ये है, ये जो PQRS हमारी आकृति बनी है ये क्या बनी है, ठीक है। तो इसके लिए बस हमें थोड़े डायगोनल खींचने पड़ेंगे। मैंने क्या करा दोस्तों, C को C से मिला दिया और इस A को C से मिला। बस दोस्तों आपको ध्यान से देखना, ठीक है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था वर्ग क्या होता है। वर्ग उस आकृति को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, शीर्ष पर बना कोण 90 डिग्री हो, विकर्ण भी बराबर होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यही तो बताया था। तो विकर्ण जब बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा हमारा डी होगा, ठीक है? ये वाला हिस्सा हमारा क्या होगा, डी होगा, और ये वाला भी डी होगा। जब ये पूरा डी है तो ये आधा हमारा क्या हो जाएगा, ये आधा हमारा हो जाएगा डी बटे। अब आधा क्यों हो जाएगा ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। एक बार मैं आपकी तसल्ली के लिए दोबारा से बता देता हूँ। एक इस तरीके से हमारा ये एक त्रिभुज बना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक त्रिभुज बना है और त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को हमने मिला दिया। तो ये मैंने आपको बता रखा है, अगर आप त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाओ तो उससे जो आपको भुजा मिलती है वो तीसरी भुजा की हमेशा आधी होती है, साथ ही साथ तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। ये मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो ये जो भी भुजा होगी, जैसे अगर इसका डायगोनल डी है तो ये वाली भुजा तीसरी की क्या होगी, आधी होगी, क्या हो जाएगी, डी बटे 2। साथ ही साथ ये इसके क्या होगी, समांतर होगी। तो अगर डायगोनल हमारा डी है तो ये आधा हमारा कितना हो जाएगा, डी बटे 2। अगर ये डी है तो ये डी बटे 2 हो गया। ऐसे ये वाला भी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, डी बटे 2। ऐसे ही दोस्तों ये वाला डायगोनल हमारा डी है तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा कितना हो जाएगा, डी बटे 2। और ये वाला डायगोनल भी दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, डी बटे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब जब ये इसकी चारों भुजाएं बराबर हो गई तो इसका मतलब दोस्तों या तो ये एक वर्ग होगा या एक समचतुर्भुज होगा। आयत तो नहीं होगा क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग और समचतुर्भुज ही ऐसी आकृति होती हैं जिनमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब या तो ये एक दोस्तों क्या हो सकता है, वर्ग, या एक हो सकता है समचतुर्भुज। अब इसका एंगल डिसाइड करेगा कि ये समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा। अगर 90 डिग्री एंगल आ रहे हैं शीर्ष के तो ये हमारे क्या होंगे, समचतुर्भुज होंगे, सॉरी वर्ग होगा। और 90 डिग्री नहीं आ रहा तो फिर ये क्या होगा, समचतुर्भुज। अब दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है, याद आपको ये रखना है, जैसे ये दोस्तों दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक, और एक इस तरीके से आपने तिरछी लाइन खींचना चाहो, जैसे भी एक आपने लाइन खींची, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करा, एंगल वाई सेक्टर खींच दी। तो एंगल वाई सेक्टर जब भी खींचे जाते हैं तो ये हमेशा क्या करते हैं, कहाँ मिलते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे मिलते हैं। एंगल बाई सेक्टर हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे मिलते हैं, ये दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। पीछे मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, अगर आपको याद हो। अगर दोस्तों हम पीछे थोड़ा चलें, ये देखो ये एंगल वाई सेक्टर ही तो थे, तो ये 90 डिग्री पे मिले। तो एंगल वाई सेक्टर दोस्तों हमेशा हमारे किस में मिलते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे मिलते हैं, एंगल वाई सेक्टर, ठीक है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो दोस्तों देखो, पहली बात तो चलो इसको आप थोड़ी सी देर के लिए भूल जाइए। देखो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, ठीक। ये वाला 90 डिग्री हो गया, ये वाला भी दोस्तों क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है। ये वाली भुजा दोस्तों देखिए, ये वाली भुजा जो है इसके समांतर है, ठीक है। ये वाली भुजा इसके समांतर है, ऐसे ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों ये है, ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया उसको भूल जाइए। दो भुजाएं अगर आपकी समांतर हैं, ठीक है, और इस तरीके से एक आकृति बन गई तो आप इसको समांतर चतुर्भुज मान सकते हैं। और समांतर चतुर्भुज की कंडीशन होती है, अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके ये जो कोण होते हैं, अंतःसम्मुख कोण होते हैं, इनका योगफल हमेशा कितना होता है, 180 होता है। जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, 90-90। जो पुरानी वाली बात थी दोस्तों उसको भूल जाइए थोड़ी सी देर के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया था, आप इस पर फोकस कीजिए। अगर आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं
तो दो समांतर रेखाओं के जब आप सम्मुख कोण देखेंगे तो उनका योगफल हमेशा कितना रहता है, 180 रहता है। ये मैं आपको समांतर चतुर्भुज में बताया मैंने, ठीक है। और उनके सम्मुख जो ये वाले, ये जो अंतःकोण होते हैं, अंतः सम्मुख कोण, इनका योगफल हमेशा 180 रहता है। और ये जो कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, तो ये 90 है, ये भी 90 होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही जब ये वाला 90 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये 90 होगा, तो ये भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। 90, ये भी 90, ऐसे ये 90, ये भी 90। तो जब ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, इसी प्रकार ये वाला भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो पी क्यू आर एस जो शीर्ष हैं उन सबके कोण जो हैं 90 डिग्री आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका निष्कर्ष तो हम यही निकालेंगे कि वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति क्या होती है, प्राप्त आकृति वर्ग होती। अब प्राप्त आकृति वर्ग क्यों होती है ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये दो समांतर रेखाएं हैं तो अंतःकोणों का योगफल 180 रहेगा, ऐसे ही इनका योगफल भी 180 रहेगा, ठीक है। ये 90 है, ये भी 90 हो जाएगा, जब ये 90 है तो ये भी 90, सब 90 हो गए। ये हमारा क्या हो गया, वर्ग। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। एक कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको और याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आयत में मैंने बताया नहीं, आयत में भी वो काम करता है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने क्या करा, ऊपर वाली भुजा का मध्य बिंदु और नीचे वाली भुजा का मध्य बिंदु इस तरीके से बना है, ठीक है। अब क्या करा दोस्तों, आपने इस वाली जो मध्य बिंदु है इसको शीर्ष से मिला दिया ए से, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ऐसे ही सी शीर्ष को आपने जो दूसरी वाली भुजा है सामने वाली, इसके मध्य बिंदु से मिलाया, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करा दोस्तों, ये एक विकर्ण खींच, ये एक विकर्ण खींच दिया, तो विकर्ण जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो ये जो हमारे 3 हिस्से होते हैं, अगर मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए पी कह दूं, इसको क्यू कह दूं, तो ये दोस्तों जो हमारे 3 हिस्से होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि पी डी बराबर क्यू पी बराबर पी। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट। कैसे आया करके देखना, ठीक है, आसान है। समांतर रेखाओं के बारे में मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों समचतुर्भुज मैं आपको कराऊंगा नहीं, क्योंकि समचतुर्भुज बिल्कुल वर्ग की तरह होता है, बस थोड़ी सी कंडीशन अलग होती है, वो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। कल से अगली वाली जो क्लास होगी उसके हम सर्किल पढ़ेंगे। समचतुर्भुज में क्या होता है, जैसे वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, वहाँ पर भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक एंगल वहाँ 90 डिग्री नहीं होता। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, ठीक है। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। ये दो बातें अलग अलग हो गई। वहाँ प्रत्येक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। यहाँ प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है, विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। वर्ग में जो हमारे विकर्ण होते हैं परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण भी क्या होते हैं, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, लेकिन वो बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। इतना दोस्तों समचतुर्भुज में अंतर होता है। बाकी जो कॉन्सेप्ट होंगे इसके इसी की तरह रहेंगे, एक दो चेंज हो सकता है, वो आप करके खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई दोस्तों जारी रखें। धन्यवाद, जय हिंद।